आपके पार्टी दफ्तर की एक तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद सुमन जी यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। विशाल पांडे कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां टीवी स्क्रीन पर आप जश्न का माहौल देख रहे होंगे बीजेपी खेमे में और ममता बनर्जी के घर के बाहर, तो वहीं दिल्ली के अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन कोई कार्यकर्ता और नेता अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। कुछ इक्का दुक्का प्रवक्ता जो कि टीवी चैनल्स पर बैठ रहे हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, क्योंकि जो नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं उसमें केरल और असम में कांग्रेस साफ होती हुई नजर आ रही है। केरला में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, असम में कांग्रेस की 15 साल से सरकार थी वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है और उसी का नतीजा हमें यहाँ पर 24 अकबर रोड पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, कार्यकर्ताओं का कोई हुजूम नहीं है, सिर्फ महज इक्का दुक्का नेता कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आ रहे, इससे पहले एग्जिट पोल आया था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निराशा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हम आपको कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, सिर्फ मीडिया के स्टैंड लगे हुए हैं, मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो प्रवक्ता हैं वो कमरों में बैठे हुए हैं। बाकी पूरा ये कांग्रेस दफ्तर है, आप देख पा रहे होंगे पूरा खाली है, यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं मौजूद है, कोई नेता नहीं आया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पुडुचेरी में थोड़ी बहुत आशा कांग्रेस को हाथ लगी, तमिलनाडु में डीएमके पीछे जाती जा रही, जो जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, असम में कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी की सरकार बन रही है असम में। इसके अलावा केरल में भी कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई पड़ रही है और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। जी, तो विशाल की रिपोर्ट आपने देख ली है कांग्रेस मुख्यालय से, वहाँ की स्थिति क्या है आपके सामने है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सुमन जी, सवाल पूछना चाह रहे थे? अखिलेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। ये जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि हम भले ही पार्टी के स्तर पर नहीं है लेकिन दिलों में रहते हैं, दरअसल ये बड़ा साहित्यिक किस्म का शब्दावली है। राजनीतिक का विश्लेषण पार्टी की जो सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है, उसका उस लिहाज से करना ज़्यादा मुनासिब होता है। तो ख़ासतौर पर जो यूथ है उसके लिए कांग्रेस लीडरशिप का क्या स्लोगन है, क्योंकि यूथ जो है बड़ा डिसाइसिव होता जा रहा है हर जगह। तो मैं ये समझना चाहूँगा, ये जो सामाजिक पूंजियाँ आपकी दरक रही हैं, इसके लिए और इसमें खासतौर पे मैं यूथ के बारे में आपका जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की क्या लीडरशिप है जो आने वाले वक्त में या आज के दौर में यूथ क्यों कांग्रेस के साथ खड़ा हो। देखिए, आपने बड़ा मौजूद सवाल किया है। यूथ के लिए देश में किया किसने है? जब हम राजीव गांधी से शुरुआत करते हैं, वो विजनरी थे, पॉलिटिशियन को मैं बाद में मानता हूं मैं, लेकिन इतिहास का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा पेशेंस रख लें अखिलेश जी, थोड़ा सा पेशेंस रख लें। 1 मिनट में और फोकस कर दो सवाल को। देखिए, इतिहास का इंटरप्रिटेशन बड़ा भावुक होता है, तथ्य अपने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया जाता है। मैं आज की डेट पे पूछ रहा हूँ, आज की तारीख में सवाल करना आसान होता है, सुनना। देखिए, आप राजनेता हैं, मैं लीडर नहीं हूं। मैंने सुना आपका, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि यूथ के लिए आपके पास क्या स्लोगन या नारा है आपके पास? एक लाइन में सवाल कर रहा हूं, क्या भविष्य क्या है? अब आपका सवाल जी बिल्कुल, हाँ। आप इसी पे, मैं इतिहास में जानने में दिलचस्पी नहीं है। हमारा नेतृत्व युवा, हमारी सोच युवा है, हम युवाओं के लिए ये सारे कार्यक्रम बनाए। कौन से? हमारे कार्यक्रमों से आज युवाओं को फायदा हो रहा है। आज का युवा बेहतर भविष्य चाहता है। वो सांप्रदायिकता और हिंसा और कट्टर बातें नहीं चाहता है, वो मेहनत से पढ़ता है, दुनिया में अपनी मेधा की धाक जमा रखा है। कांग्रेस पार्टी ने उसे इसके लिए अवसर दिया और युवा ने दिखाया कि हम दुनिया के बेस्ट हैं। और यही कांग्रेस की भी सुनना। 1 मिनट में आपको फिर रोक रहा हूं। दुनिया के 200 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी नहीं है। आप युवा को जो भविष्य की बात कर रहे हैं, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी नहीं है। आप थोड़ा धीरज रख ले, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल धीरज रख रहा हूँ, लेकिन आपको संशोधित भी करता चल रहा हूँ। रख ले तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अरे हो गया, सुन तो लीजिए, 4 बार रिपीट कर चुके। हम ठीक है, नहीं है जो भी मानक हो, लेकिन क्या हमारे हिंदुस्तान के ब्रेन की दुनिया में धाक नहीं है? आप ये कह रहे हैं, ये कह के इस देश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, आप यही ना कह रहे हैं?
किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी हो, आप साइंस हो, फिर पॉलिटिकल लाइन पकड़ लिया इकोनॉमी हो, आपने। कहाँ हमारे हिंदुस्तान आपसे के मैं बहुत नौजवानों की दुनिया तथ्यात्मक में सवाल घाट कर कर रहा हूँ। आप ह्यूस्टन नहीं, यूनिवर्सिटी में गलत पढ़ने लाइन वाले आप कर रहे हैं। या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले को भारतीय जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको नर्चर करने का दावा नहीं कर सकते आप। जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए छिद्रा निवेश का, सर आप नाराज हो रहे हैं, सर आप नाराज हो रहे हैं। मैंने बहुत मामूली सवाल पूछा कि आज की तारीख में क्या स्लोगन है। नहीं आप डिग्री, अरे नहीं सुन रहा हूं मैं आपको, बताया आपको, लेकिन आप प्लीज तथ्यों को दूषित ना करें। के कॉलेजों की श्रेणी में, अरे सुन तो लीजिए, आप दूषित कर रहे हैं, सुन तो धीरज रख लीजिए। आपने कहा कि दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नहीं है जी, तो ये हम मान लें कि हिंदुस्तान के सारे बच्चों के पास अकल नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे कोई लेवल का ब्रेन नहीं है, ये पैमाना है क्या? अगर मैंने कहा ही नहीं। विश्वविद्यालय अच्छे हो तो ये मान लिया जाएगा। मैं तो फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन का सवाल उठा रहा हूँ जनाब। नहीं है, रुकिए, अरे रुकिए तो जनाब, क्या ये यथार्थ नहीं है कि हर जहां भी मेधा का फील्ड है, ज्ञान विज्ञान का फील्ड है दुनिया में, क्या हमारे हिंदुस्तान के नौजवान नंबर 1 पे नहीं है क्या? जवाब सुनिए। इससे क्या आप अस्वीकारते हैं? या ये यही कोई मानक है कि अगर विश्वविद्यालय हमारे 200 मानक में नहीं आएंगे तो हमारा ब्रेन नहीं निकलेगा? ये कौन सा मूल्यांकन है आपका? चलिए सर, और ये किसने अवसर दिया? इससे आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस की सरकार के नीतियों ने देश के नौजवानों को अवसर दिया। अखिलेश जी थोड़ा इससे आगे बढ़ जाते हैं। और वही अवसर दे रहा है। पहली बार सामने आए कैमरे के सुबह से अब तक, और जो खबरें आ रही हैं एजेंसियों के हवाले से इंटरनेट पर, वो ये बता रही हैं कि वो आज अलग अलग प्रार्थना स्थलों पर जा रहे हैं। सुबह से मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ी, फिर चर्च में गए, दोनों जगह पर जाकर उन्होंने प्रार्थना की है, लेकिन प्रार्थना कोई बहुत ज़्यादा काम आई नहीं है। 21 सीटें कांग्रेस के पास इस वक्त आती दिख रही हैं असम में। 74 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी ने, ये कह सकते हैं आप। 209 सीटों पर ममता बनर्जी की बढ़त इस समय दिख रही है। सीपीएम गठबंधन 31 सीट पर आगे है, कांग्रेस 38 सीटों पर है, बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में जो इस वक्त की स्थिति है, 122 सीटों पर जयललिता की पार्टी आगे चल रही है। डीएमके गठबंधन 85 पर रुक गया है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में 78 सीटों पर एलडीएफ की बढ़त अब आकर रुक गई है, यूडीएफ 51 पर। ऐसा लगता है काफ़ी हद तक नतीजे भी ऐसे ही रहने वाले हैं, जिसमें एलडीएफ को बहुमत हासिल हो चुका है। और असम में 118 सीटों के रुझान 126 में से, जैसा हमने आपको बताया, 74 पर बीजेपी गठबंधन, 23 पर कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ गठबंधन 15 सीटों पर इस समय आगे चल रहा है। अन्यों के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दुआ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो बात चल रही थी सुमन जी और अखिलेश जी के बीच में। नहीं, इससे लगता है कि जो नौजवान वोटर है, जो सुमन जी ने सवाल उठाया, वो भी कांग्रेस के हक में नहीं गया, और उसको वापस लेने के लिए उनको कांग्रेस को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस ने 2 स्टेट खो डाली है। तो उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता इसीलिए तो बनाया कि युवा वोटर आएगा, उस वजह से शायद नहीं है, कई वजह हैं। देश का सबसे युवा बुजुर्ग है। सवाल यह है कि कांग्रेस को फिक्र करना पड़ेगा कि उनके पास कितनी स्टेट रह गई हैं। एक कर्नाटक रह गई है, उत्तराखंड रह गया है, हिमाचल प्रदेश रह गया है। कल जब उन 9 अयोग्य विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 8 ने, हाँ जी, तो ये पहला राज्य होगा देश का जिसमें विपक्ष के पास ज्यादा विधायक है सरकार से, उत्तराखंड। चलिए, वो तो अभी तक जब तक असेंबली इलेक्शन नहीं है, वो तो डिस्क्वालीफाइड है, अयोग्य है वो। मैं उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उत्तराखंड की सिर्फ 4 सीटें हैं लोकसभा में, हिमाचल प्रदेश की भी 4 हैं, और जो बाकी मेघालय और मणिपुर और मिजोरम है, 1-1 सीट है वहाँ पे। तो कहाँ से देश चलाने के लिए आपको स्टेट्स कुछ लेनी पड़ती हैं, बजाय लेने के कांग्रेस खो रही है। तो इनके लिए अगर फिक्र की बात नहीं है तो वेल, खुदा हाफिज। कर्नाटक रह गई है इनके पास, जो बड़ी स्टेट है, अभी है, लेकिन कब तक रख पाएंगे इस माहौल में, ये उनके लिए चैलेंज है। और जो वोटर इनके साथ हैं, लोकसभा में पिछले बार 20% वोट आ गए थे, अब 20 से आगे ले जाने पड़ेंगे, 30 के ऊपर ले जाने पड़ेंगे। वो चैलेंज इनके पास रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, अभी तक कोई नहीं आया, कुछ इनका जवाब नहीं आ रहा।